नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे मृद भांडों के बारे में, जो कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए और आर्कियोलॉजी एकेडमिक के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने दोस्तों पिछले जो भी वीडियोस हैं उसमें दोस्तों हमने आपसे बहुत सारे मृद भांडों की चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों आपसे बीआरडब्ल्यू, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू जैसे मृदभांडों की डिटेल में चर्चा की कि उनका निर्माण का तकनीक क्या है, वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने एक एक करके की है। उसी के आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग अगले जो मृदभांड का प्रकार जिसको हम लोग ऑर्टाइन मृदभांड कहते हैं उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं दोस्तों। और एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल दोस्तों जो आपको आर्कियोलॉजी समेत सभी प्रकार के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और हर एक नोट्स और आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्टाइन मृदभांड की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो मृदभांड है ये विशेष प्रकार का मृदभांड है, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये भारत में व्यापार को दर्शाता है। मतलब ये बताता है कि भारत का व्यापार अन्य देशों से था। भारत जो है यह केवल और केवल अपने तक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यापार के माध्यम से अन्य दूसरे देशों के भी संपर्क में था, और भारत का व्यापार अन्य दूसरे क्षेत्रों से भी होता रहा। इसकी प्राप्ति इसी मृदभांडों से होती है। खासकर जो व्यापार का संपर्क है हमको रोम से दिखाई देता है। तो इसी की जानकारी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों कि जो ऑर्टाइन मृदभांड की चर्चा हम कर रहे हैं, भारत में दोस्तों इनकी प्राप्ति दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हमको दिखाई देती। कहां पर दोस्तों? दक्षिण भारत के क्षेत्र दिखाई देती दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इनकी जो प्राप्ति दक्षिण भारत में हुई कहां पर हुई है। दोस्तों इनकी प्राप्ति है दक्षिण भारत के अरिकामेडु जो दोस्तों क्षेत्र है वहां पर हुई दोस्तों। और ये अरिकामेडु क्षेत्र दोस्तों पौंडीचेरी के जिंजी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। अरिकामेडु ये इतना इंपॉर्टेंट पूरा स्थल दोस्तों कि पूछिए मत। यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका यही प्रश्न बन जाएगा कि ऑर्टाइन मृदभांड की प्राप्ति कहां से होती है? अरिकामेडु से होती है। अरिकामेडु पूरा स्थल कहां पर स्थित है? पौंडीचेरी में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? जिंजी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो मृदभांड है, इन मृदभांडों से हमको भारत एवं रोम के बीच जो है दोस्तों संगम युग में होने वाले व्यापार की पुष्टि होती है, व्यापार की जानकारी होती है। ये जो मृदभांड हमको दोस्तों मिले हैं, इसमें इटली के एरेजो में इन मृदभांडों को बनाया जाता था, और इन पर निर्माता के नाम कह लें या फिर मालिक के नाम कह लें, उनका नाम भी हमको अंकित हुआ मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो मृदभांड है ये रोम के बने हुए मृदभांड हैं, ये उनके व्यापार को दर्शाते हैं। अब ये जो मृदभांड ऑर्टाइन मृदभांड हम जो बोल रहे हैं जिनकी प्राप्ति हमको इस अरिकामेडु क्षेत्र से हो रही है, तो हम यदि हम इनके मृदभांडों को क्लासिफिकेशन के रूप में बांटें, इनका वर्गीकरण करें, तो हमको तीन प्रकार के मृदभांडों की चर्चा हमको दिखाई देती है। जिसमें सबसे पहले मृदभांड को हम लोग बोलेंगे एरेटाइन मृदभांड, दूसरा एम्फोरे मृदभांड, और चौथा चक्रांकित कह लें या फिर रोलेटेड मृदभांड बोले, इस रूप में जानते हैं। अब आप में किसी न किसी, यदि आपने तैयारी किया होगा, किसी न किसी पेपर में इसका जिक्र हर दूसरे साल जरूर सुना होगा कि जो एम्फोरा मृदभांड है इनकी प्राप्ति भारत में कहां पर हुई है, एरेटाइन मृदभांडों की प्राप्ति कहां पर हुई है, फिर रोलेटेड वेयर की प्राप्ति कहां से हुई है। तो दोस्तों चाहे एरेटाइन वेयर कह लें, एम्फोरा वेयर कह लें, या फिर आपका चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर कह लें, ये कहां से पाए गए। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं एरेटाइन मृदभांड के ऊपर कि दोस्तों ये जो एरेटाइन मृदभांड है, सबसे पहले तो ये लाल रंग के चमकीले मृदभांड होते हैं, जो कि इनकी विशेषता है। और दोस्तों हम लोग इसको टेरा सिलिगाटा मृदभांड के रूप में भी जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा मृदभांड है जिसको हम लोग टेरा सिलिगाटा मृदभांड के रूप में भी जानते हैं। ध्यान है दोस्तों, वो आपका एरेटाइन मृदभांड है। वहीं पर यदि हम एम्फोरे मृदभांड की चर्चा करें दोस्तों, तो जो एम्फोरे मृदभांड है ये दो हत्थे वाला जार था, जो कि मदिरा पात्र के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप बना दो चीजों तो आप शायद समझ भी जाएं, कुछ इस प्रकार का था, और इस पे दोस्तों
दो हैंडल लगा होता है, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि ये जो था मृदभांड, इसमें मदिरा भरकर इसका आयात निर्यात किया जाता था, जिसके दोनों किनारों पर दो बड़े बड़े जो है ये हत्थे लगे होते थे और ये एक प्रकार का विशिष्ट जार होता था जिसमें जो मदिरा है इसकी जो व्यापार है इसका किया जाता था। ये जो एम्फोरे मृदभांड है ये केवल अरिका मेडु तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसकी प्रमाण हमको, इस प्रकार के मृदभांडों के प्रमाण हमको नेवासा के क्षेत्र से, तक्षशिला के क्षेत्र से, उज्जैन के क्षेत्र से, जुन्नार के क्षेत्र से, द्वारका के क्षेत्र से और नागदा जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से हमको एम्फोरे के प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रहे, न केवल अरिकामेडु क्षेत्र अपितु हमको नेवासा, तक्षशिला, उज्जैन, जुन्नार, द्वारका और नागदा से भी हमको ऐसे एम्फोरों की प्राप्ति हो चुकी है जिनके दोनों किनारों पर हत्थे की जानकारी मिलती है। अब अंतिम चलते हैं, अंतिम प्रकार का जो मृदभांड है जिसको हम लोग चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर कहते हैं, रोलेटेड मृदभांड कहते हैं, इनकी प्राप्ति दोस्तों हमको अमरावती के क्षेत्र से, चंद्रवली के क्षेत्र से। अब ये बताइएगा हम कमेंट बॉक्स में कि भाई चंद्रवली जो मृदभांड है इसकी प्राप्ति कहाँ पे हुई है, सॉरी चंद्रवली जो क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों चाहे अमरावती हो, चाहे चंद्रवली हो, कोल्हापुर हो, मास्की हो या फिर शिशुपालगढ़ हो, दोस्तों इन सभी पुरास्थलों से हमको ये जो चक्रांकित या फिर रोलेटेड मृदभांड है इनकी प्राप्ति हमको यहाँ से होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से जाना ये जो आपके मृदभांड है और टाइन मृदभांड ये एक व्यापार को दर्शाते हैं। किनके व्यापार को? तो भारत और रोम के व्यापार को दर्शाते हैं। कहां से इनकी प्राप्ति हुई है? तो अरिकामेडु जो कि पौंडीचेरी के जिंजी नदी के तट पर स्थित है वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। इनकी विशिष्टता क्या है भाई? ये एक विशेष प्रकार के बर्तन है जिनपे की मालिक और उनके निर्माताओं के नाम लिखे हुए और ये रोमन विधि में बनाए गए हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, उनके हम बांटे तो तीन प्रकार बांट सकते हैं, एरेटाइन, एम्फोरा और चक्रांकित मृदभांड, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। एरेटाइन जो है लाल रंग के होते थे और इनको टेरिसिलिगाटा मृदभांड भी कहते हैं। एम्फोरा जो होता था ये आपका दो हत्थे वाला जार होता है जिसमें मदिरा का क्या किया जाता था, आपका मदिरा का वितरण किया जाता था, मदिरा का व्यापार किया जाता था। और तीसरा है चक्रांकित मृदभांड जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपने समझ लिया होगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी दोस्तों यहीं से बनेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से नहीं बनेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपके थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके दोस्तों ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इसके पहले कि आज की हम इस वीडियो को शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आर्कियोलॉजी की दोस्तों संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करें और आगे आप हमारे चैनल पर जुड़े, आप सभी से निवेदन दोस्तों कि जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए पूरी सीरीज लेके आने वाले दोस्तों, जिसमें हम सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और दोस्तों मेरा दावा है कि यदि आप पूरे सीरीज को कवर कर लेते हैं तो आपका जो सेकेंड पेपर है आर्कियोलॉजी का, उससे कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। तो दोस्तों जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसा कि आज का हम लोगों का टॉपिक दोस्तों मृदभांड दोस्तों, जिसको हम दोस्तों पॉटरी भी कहते हैं। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारतीय इतिहास में जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, उनको मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो भाग है दोस्तों? तो वो भाग है आपके, सबसे पहले आता है वो आपका दोस्तों साहित्य आता है, जिसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका पुरातत्व दोस्तों आता है, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका आता है फॉरेन अकाउंट्स आता है, जिसमें आपका विदेशी यात्रा विवरण भी कह सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के दोस्तों सोर्सेज होते हैं जो कि हमको ध्यान से पढ़ने और समझने होते हैं। अब आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये दोनों है, जो कि आपको सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है।
अब देखिए दोस्तों, जो पुरातत्व होता है जिससे हमको इतिहास की जानकारी होती है, उन्हीं पुरातात्विक स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है मृद भांड अर्थात पॉटरी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आखिर पॉटरी से, हम मृद भांड से, बर्तनों से आखिर कैसे पता लगा सकेंगे भाई इतिहास। देखिए भाई, जब भी मृद भांड बनाए जाते हैं, जब भी कोई बर्तन बनाए जाते हैं, तो मृद भांड के बनाने की एक विशिष्ट तकनीक होती है। हर काल के जो मृद भांड होते हैं वो अलग अलग तकनीक को दर्शाते हैं। जैसे आप सभी मैं बात करूं कि आज से 20 साल पहले जो हमारे घर में बर्तन हुआ करते थे, उनकी आकृति, उनकी क्वालिटी, उनके बनाने की जो टेक्निक थी वो अलग थी। आज कुछ अलग है, आज से 100 साल पहले कुछ अलग रही होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो हर एक काल में जो मृद भांडों की बनाने की तकनीक है वो भी अलग अलग होती है, और इसी के आधार पर जो उनकी तकनीक है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो क्वालिटी है, उसके आधार पे उस समय की क्या सोशल कंडीशन थी, इन बर्तनों का उपयोग कौन करता था, इन संपूर्ण चीजों की जानकारी हमको प्राप्त होती थी। अब देखिए दोस्तों, मृद भांड शब्द जो है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका शब्द इसमें मृद लिखा हुआ है और दूसरा शब्द आपका इसमें लिखा हुआ है भांड। भांड का मतलब होता है दोस्तों बर्तन। भांड का मतलब क्या होता है? भांड का मतलब होता है दोस्तों बर्तन। और मृद का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे तात्पर्य मृद से मतलब दोस्तों मृदा से है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी। तो मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। अब देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं इनके कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग BRW बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। कहीं रेड वेयर मिलता है, कहीं ब्लैक वेयर मिलता है, कहीं ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिलता है, कहीं NBPW मिलता है, तो कहीं आपका OCP वेयर मिलता है। तो कई सारे ऐसे मृद भांड हैं जो प्राचीन समय में उनकी जानकारी मिलती है, जिसमें आपके PGW है, NBPW है, OCP है, BRW। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, पॉइंट्स है, ध्यान से समझते जाइएगा। आप सभी ने फ्लिंडस पेट्री का नाम सुना होगा। ये फ्लिंडस पेट्री की एक बुक है जिसका नाम है मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी। इस बुक को अलग से आप सभी लिख लीजिए। मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको कई सारी पुस्तकों, उनके राइटर के नाम, जो आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने आपको बताया है। उसमें भी इसकी चर्चा की थी कि आपके एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न पुस्तकों एवं उनके राइटर से पूछी जाती। तो ये जो ये फ्लिंडस पेट्री की पुस्तक है मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी में फ्लिंडस पेट्री ने मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा है। अब आपका देखिए एक प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया। प्रश्न क्या क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1 कि किस व्यक्ति ने या फिर किस पुरातत्वविद ने मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहकर संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिंडस पेट्री ने किया है। दूसरा क्वेश्चन आपने यहां पर जाना कि मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? फ्लिंडस पेट्री की पुस्तक है। और तीसरा ही प्रश्न आपसे घुमा के पूछ सकता है कि जो फ्लिंडस पेट्री हैं इन्होंने किस पुस्तक में मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहकर संबोधित किया है? तो पुस्तक का नाम, उसके राइटर का नाम और क्या उनका कथन है, क्या स्टेटमेंट है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वस्तुतः मतलब वास्तव में किसी काल विशेष का जो निर्धारण होता है वह उसके सबसे लोकप्रिय आधार पर उस काल के मृद भांड के आधार पर ही होते। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अब अगला मैं पॉइंट बता रहा हूं कि भारत में सबसे पहले तक्षशिला के उत्खनन से मृद भांडों की पुरातात्विक महत्व का ज्ञान हुआ था। ये पॉइंट आपको एकदम नोट डाउन कर लेना है कि आखिर वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से मृद भांडों के पुरातात्विक ज्ञान का सर्वप्रथम जानकारी हमको एक उत्खनन के रूप में प्राप्त हुआ था। तो तक्षशिला वह पूरा स्थल है जहां से मृद भांडों के पुरातात्विक ज्ञान महत्व का ज्ञान हमको सबसे पहली बार पड़ा था। अब ध्यान रहे, भारत जो क्षेत्र है, भारत में जो मृद भांड बनाए गए हैं, ये हस्त निर्मित मृद भांड पहली बार हमको मध्य पाषाण युग में दिखाई देते हैं।
आप सभी जानते हैं कि जो पाषाण युग है जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। एक होता है आपका पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, और तीसरा होता है दोस्तों आपका नियोलिथिक पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल। तो ये जो मध्य पाषाण काल है जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसी मेसोलिथिक पीरियड से अर्थात मध्य पाषाण काल से हमको पहली बार हस्त निर्मित मृदभांड के क्या कहते हैं प्रकट होने की जानकारी, मतलब इसके जो प्रमाण है हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं, आपके एग्जाम में दो प्रकार की चीजें पूछी जाएंगी कि जो ये मृदभांड बनाए गए ये दो आधार पे दो प्रकार से बनाए जाते थे। किन किन पॉइंट्स में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको क्या ये जो पीडीएफ है वो भी चाहिए? यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 9936344448 पर भी मैसेज करके कॉल करके ये जो पीडीएफ है जितना भी मैं पढ़ाता हूं आप उसको पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मृदभांड दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होते हैं हस्त निर्मित, एक होते हैं हस्त निर्मित मतलब जिसको हमने हाथ से बनाया, धूप में सुखाया या फिर उसको पका लिया वो, और दूसरा होता है चाक निर्मित, जैसे कि चाक पे आजकल मिट्टी का बर्तन बनता है ना, घड़े बनते हैं, दिए बनते हैं, ढकनी बनता है, तो चाक निर्मित। तो दो प्रकार के होते हैं। यदि प्रश्न यह आपसे पूछे कि हस्त निर्मित मृदभांडों के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, देन आप कहेंगे कि मध्य पाषाण काल से। वहीं पर यदि प्रश्न पूछे कि चाक निर्मित जो मृदभांड है उनका प्रचलन हमको किस काल से दिखाई देता है दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से। चाक निर्मित मृदभांड हमको कहां से दिखाई देते हैं? नवपाषाण काल से हमको दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, मृदभांडों के यदि हम बांटने चले, उसका क्लासिफिकेशन करने चले तो कई सारे आधार हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बनाया कि बनावट के आधार पे, हाथ से बनाया तो हस्त निर्मित, चाक से बनाया तो चाक निर्मित। उसी प्रकार एक मृदभांड जो इनिशियल फेज के होंगे उनमें किसी भी प्रकार का चित्र नहीं मिलेगा, पेंटिंग नहीं मिलेगी, और वे मृदभांड जिन पर हमको पेंटिंग्स मिलती है जिनको हम लोग चित्रित मृदभांड कहते हैं। तो ऐसे जो मृदभांड है जिन पर चित्र मिलता है, तो ऐसे सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों की जानकारी हमको ताम्र पाषाण काल में जो कॉपर एज युग है उसमें हमको देखने को मिलता है। ध्यान है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है, ये पॉइंट जो मैं अगले बताने जा रहा हूं, ठीक है, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं सभी का बुलेट पॉइंट बनाते हुए चलिए, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, कहीं से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, यहाँ पे जो संस्कृति शब्द है ध्यान रखिएगा गलत है, हड़प्पन संस्कृति नहीं सभ्यता शब्द होना चाहिए। हड़प्पा जो है एक सभ्यता थी, संस्कृति नहीं थी। संस्कृति अलग होती है, सभ्यता अलग होती है। संस्कृति छोटी चीज है, सभ्यता बड़ी चीज है। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, एक विशिष्ट स्थान पर एक छोटे भूभाग में एक स्थानीय तौर पर जो कल्चर चल रही होती है, प्रथा चल रही होती है, उसको एक प्रकार से आप संस्कृति के रूप में समझ सकते हैं। वहीं पर एक बड़े भूभाग में, एक विस्तृत क्षेत्र में, एक अधिकांश समुदायों के द्वारा जिस प्रकार की कल्चर को, प्रथा का निर्वाह किया जाता है, जिसमें आपका नागरिक जीवन हो, उच्च जीवन शैली हो, बाकी चीजें हैं, वो आपका सभ्यता के रूप में आती है। खैर उसको हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ये जो हड़प्पा संस्कृति है, सभ्यता कह ले, इसमें जो हमको मृदभांड मिलते हैं वो मुख्यतः या तो लाल रंग के, जिसको हम लोग रेड वेयर बोलते हैं, या फिर गुलाबी रंग के मिलते हैं, जिन पर हमको काले रंग की आकृतियों के अंकन के प्रमाण भी हमको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रहे, जो हड़प्पा कल्चर है वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका RW, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड वेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रंग के मृदभांड, जिसपे हमको काले रंग की आकृतियों के भी प्रमाण देखने को मिलते। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इन्हीं काले एवं लाल मृदभांडों के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRW। क्या बोलते हैं दोस्तों? BRW। अब ये BRW है क्या दोस्तों? ये जो BRW है, ध्यान से समझिएगा, मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों B से ब्लैक, R से रेड, W से वेयर, तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल
काले एवं लाल मृद भांड। ध्यान है दोस्तों, ये जो काले एवं लाल मृद भांड है इनको हमको कई सारे नाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार के मृद भांड जो है जिसको हम लोग BRW कह रहे हैं, इसके सर्वप्रथम हमको जो दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियां हैं जिसको हम लोग मेगालिथिक बोलते हैं पीरियड, उस मेगालिथिक पीरियड के दोस्तों जो लोग बृहद पाषाणिक संस्कृति बोलते हैं, वहां पर जो समाधियां मिली हैं उन समाधियों के साथ दोस्तों हमको BRW के प्रमाण दिखाई देते हैं। अब आपने क्या पॉइंट जाना? पॉइंट ये जाना दोस्तों कि जो मेगालिथिक है, मेगालिथिक पीरियड से संबंधित जो मृद भांड है वो कौन सा है। अभी आपने हड़प्पन का जाना, अब मेगालिथिक का। मेगालिथिक में दोस्तों समाधियों से कौन सा मिल रहा है? सॉरी, BRW। यही कारण है कि प्रारंभ में क्षमा चाहूंगा, प्रारंभ में ये जो काले एवं लाल मृद भांड है इनको बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृद भांड भी कहा गया है। ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है कि बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित जो परंपरा के मृद भांड है इनको ब्लैक एंड रेड वेयर को ही बृहद पाषाण समाधियों से मिलने के कारण इनको बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृद भांड भी कहा गया है। अब दोस्तों ये जो BRW जिसको हम ब्लैक एंड रेड वेयर बोल रहे हैं, अथर्ववेद में ही इनको कृष्ण लोहित कहा गया। क्या कहा गया है? कृष्ण लोहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में ये आया भी हुआ है कि BRW का जो वर्णन हमको अथर्ववेद में दिखाई देता है वो किस नाम से दिखाई देता है। तो दोस्तों ध्यान रहे वहां पर क्या बोला गया है, इसको कृष्ण लोहित। ठीक है, ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आखिर ये BRW का जो निर्माण है किस प्रकार से किया जाता था। तो दोस्तों ये जो BRW है इसका निर्माण की जो तकनीक थी इसको हम लोग सामान्यतः इजिप्शियन तकनीक कहा जाता था। इस इजिप्शियन तकनीक में ये किया जाता था कि ये जो मृद भांड थे उनको उलटकर पकाया जाता था तथा 2 बार गर्म किया जाता था। और ये जो तकनीक थी ये इजिप्शियन जो क्षेत्र था वहां पर काफी प्रचलित थी। इसी कारण इन जो BRW के मृद भांडों के निर्माण की तकनीक है इसे इजिप्शियन तकनीक भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि BRW जो मृद भांड हैं इनकी प्राप्ति भारतीय क्षेत्र में कहां कहां से होती है। देखिए भाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में कई बार आया है कि BRW का सर्वप्रथम प्रमाण हमको जो ये अतरंजी खेड़ा पुरा स्थल है वहां के उत्खनन से स्वतंत्र रूप से काले एवं लाल मृद भांड जैसी संस्कृति का पता चला और वहीं पर सबसे पहली बार BRW के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य कई सारे पुरा स्थल हैं जहां से हमको BRW के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें आपको नाम की बात करूं तो चिरांद है, पिकलीहल है। नवपाषाण कालीन केंद्रों की बात करूं जिसमें आपका लोथल है, सुरकोतडा है, रंगपुर है, रोजदी है, जैसे हड़प्पा पुरा स्थल जैसे में कई सारे ऐसे पुरा स्थल है जहां से हमको दिखाई देते हैं। चिरांद एवं पिकलीहल जो है यह नवपाषाणिक केंद्र है जहां से हमको BRW के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि हर एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पूछा कैसे जाएगा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहां से हमको BRW के प्रमाण मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन में चिरांद और पिकलीहल भी रहेगा और हो सकता है कि 2 और दे दे और पूछ दे कि इसमें से कौन सही है। ध्यान में रखेंगे चिरांद एवं पिकलीहल नवपाषाण कालीन क्षेत्रों से, वहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहां से मिलता है तो लोथल, सुरकोतडा, रंगपुर और रोजदी से। वहीं पर दोस्तों जो महापाषाणिक स्थल है जो आपका मेगालिथिक जो आपका वहां पर जो स्थल है वहां पे ब्रह्मगिरी और नागार्जुन कोंडा से भी हमको इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। अब देखिए यहीं पर नहीं, इसके साथ उत्तर प्रदेश की जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है जिसमें आपका नरहन कह ले, खैराडीह कह ले, सोहगौरा कह ले या फिर इमली डीह खुर्द कह ले, इन सभी से भी हमको
BRW के प्रमाण दिखाई देते हैं। इसके अलावा हाल ही में मिर्जापुर क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजा कर्ण का टीला। और साथ में जो अगियाबीर है, यहां से भी हमको इसके मृदभांड के जो प्रमाण है वो दिखाई देते हैं। ध्यान रखिए, एक पॉइंट आपने ये और जाना, कैसे जाना कि कई बार पुरास्थल किस नदियों के किनारे स्थित है, यह भी पूछा जाता है आपसे। तो जो राजा कर्ण का टीला है और अगियाबीर है, यह मिर्जापुर में जो कर्मनाशा नदी है, ये उसी के तट पर स्थित है और यहीं से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अभी जो अतरंजी खेड़ा है और राजस्थान में स्थित जो नोह क्षेत्र है, इन स्थलों से हमको ओसीपी और पीजीडब्ल्यू संस्कृतियों के बीच में बीआरडब्ल्यू की सांस्कृतिक प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रहे, क्या आपने जाना कि जो ये अतरंजी खेड़ा है, जहां पर हमको बीआरडब्ल्यू का पहला प्रमाण मिला था, और जो राजस्थान का दूसरा क्षेत्र है नोह, इन दोनों स्थलों से जो बीआरडब्ल्यू की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, यदि हम इसको स्तर वाइज देखें तो पहले स्तर पर आप रख सकते हैं किसको दोस्तों, देखिए ध्यान रखें, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू। देखिए पीजीडब्ल्यू जो है सबसे पहले ओसीपी होगा, फिर आपका बीआरडब्ल्यू होगा और सबसे ऊपर होगा आपका पीजीडब्ल्यू। तो ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बीच में जो है आपका बीआरडब्ल्यू कहां से मिला है, अतरंजी खेड़ा और नोह के क्षेत्र से मिला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने पीजीडब्ल्यू जाना, शब्द सुना और ओसीपी शब्द सुना, ये पीजीडब्ल्यू क्या है और ओसीपी क्या है। दोस्तों ये जो पीजीडब्ल्यू है, इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं। वहीं पर जो ओसीपी है, इसको अकर्ड कलर पॉटरी बोला जाता है, जो कि मोटे मोटे तौर पर जो ताम्र निधियां प्राप्त होती थी हमको, वहां से कॉपर होर्स जो प्राप्त होते थे, उनके साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे जब वीडियो पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम आपको इस वीडियो में बीआरडब्ल्यू के जो संबंध में है, उन सभी चीजों की जानकारी डिटेल में दे रहे हैं। एक एक करके हम एक एक प्रकार के मृदभांडों की जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो दोस्तों आपने ये जान लिया, जाना क्या कि अतरंजी खेड़ा और राजस्थान का जो नोह क्षेत्र है, वहां से जो बीआरडब्ल्यू मिला है, वो ओसीपी और पीजीडब्ल्यू संस्कृतियों के बीच में इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अब ध्यान रखें, प्रागैत जो ये बीआरडब्ल्यू है, ये प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड माना गया है। यह जो मृदभांड है, यह महापाषाण संस्कृतियों से तो प्राप्त हुए ही है, मेगालिथिक जो कल्चर वहां से तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ में ये जो हमको मृदभांड मिलते हैं, ये बुद्ध युगीन विशिष्ट मृदभांड एनबीपीडब्ल्यू की संस्कृति के साथ भी प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि बीआरडब्ल्यू जो है वो चले फिर समाप्त हो गए, इनकी जो कंटिन्यूटी हमको है, ये चाहे आप प्रागैतिहासिक काल से उठा लीजिए तो आप एनबीपीडब्ल्यू तक जो काल है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृदभांड कहते हैं, उस काल तक हमको इस बीआरडब्ल्यू की कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अब काले एवं जो लाल मृदभांड है, ये सैंधव सभ्यता पर लाल एवं काला मृदभांड के समान नहीं समझ आते। देखिए यही जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें हैं, यहां पर जो शब्द है वो है बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर। यहां पर जो बर्तन है वो ब्लैक एंड रेड दोनों है, लेकिन वहीं पर जो सैंधव सभ्यता के जो मृदभांड मिलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मृदभांड मिलते हैं, लाल पर काले मृदभांड, ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर, ये अलग है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड है, जो ब्लैक लाल पर जो काले मृदभांड है, ये अलग है। जो बीआरडब्ल्यू है वो अलग है। आखिर कैसे भाई अलग है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड हमको मिले हैं, इनके भीतर और जो बाहर की बारी है, जिसको हम रिम बोलते हैं, उसके चारों ओर का भाग काला है और बाकी जो शेष भाग है वह क्या है, लाल है। जबकि आपका जो बीआरडब्ल्यू है, इसकी तकनीक अलग है, क्या है, कैसे बनाया जाता है, हमने आपको संपूर्ण चीजें आपको बताई। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से आज की इस वीडियो में ये जाना
कि BRW क्या है, उसका निर्माण कहां से कैसे होता है, उसकी तकनीक क्या है, मृदभांड क्या होते हैं, साथ में इसकी प्राप्ति किस पुरास्थलों से हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने जानने और समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार के वीडियोस की कामना करते हैं, चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के साथ आगे हम बात करेंगे अन्य मृदभांडों की। तब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पर्पज से दोस्तों हम लोगों ने मृदभांड के अर्थात पॉटरी की चर्चा शुरू कर दी थी, जिसके क्रम में दोस्तों हम लोगों ने कल की वीडियो में दोस्तों BRW के बारे में डिस्कस किया था कि दोस्तों BRW क्या है, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं, इसका निर्माण किस तकनीक से होता है, किन किन पुरातत्व स्थलों से इसकी जानकारी हमको मिलती है, किन पुरातात्विक क्रमों में इनकी जानकारी मिलती है, जिसमें कि आपका अतरंजी खेड़ा नौ की बात भी हमने की थी। जो कौन कौन से ऐसे पुरास्थल है जहां पर नवपाषाणिक काल से मिला है, मेगालिथिक कल्चर से इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हड़प्पन कल्चर से प्रमाण कहाँ से मिले, तो सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने बाकायदे अच्छे से किया था। और कुछ डिस्कस हम लोगों ने मृदभांड को लेकर भी किया था, जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आगे की मृदभांड की चर्चा करें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी से दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों जो आपको यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए सब चीज बहुत ही एक्यूरेट तरीके से एक सीरीज के रूप में प्रोवाइड कराता है। चाहे वो कट ऑफ की बात करें, यूजीसी नेट प्रिपरेशन की बात करें, सब कुछ दोस्तों सिंगल हैंडेडली आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों हम लोगों ने कल BRW के बारे में बात किया था, उसी क्रम में दोस्तों आज आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे गैरिक मृदभांड की लेकर दोस्तों, जिसको हम लोग दोस्तों कपिस मृदभांड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी दोस्तों बोलते हैं OCP कल्चर। अब देखिए दोस्तों जो गैरिक मृदभांड है, जिसको मैं बात कर रहा हूं आपसे OCP कल्चर, OCP ऑकर्ड कलर पॉटरीज को बोलते हैं दोस्तों सिंपल फॉर्म में। ध्यान रखिएगा कई बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, चाहे BRW का नाम हो, NBPW का नाम हो, PGW का नाम हो या फिर OCP का नाम हो दोस्तों, आपको सभी के सभी चीजों को उनके फुल फॉर्म ध्यान में रखने हैं। दोस्तों हिंदी में तो बोलते हैं हम लोग इसको चाहे गैरिक मृदभांड बोल लें, गेरू वर्णीय मृदभांड बोल लें या फिर कपिस मृदभांड बोल लें, वहीं पर दोस्तों हम लोग इसको इंग्लिश में OCP मृदभांड कह सकते हैं, जिसको हम लोग ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है, और आपके एग्जाम में यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो वहां पर देखा भी होगा कि दोस्तों ये जो गैरिक मृदभांड होते हैं, जो ये OCP कल्चर के दोस्तों हमको जो वेयर मिलते हैं, जो मृदभांड मिलते हैं, इनकी जानकारी दोस्तों सर्वप्रथम 1950 में 1950 में जो बीबी लाल थे, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, काफी महत्वपूर्ण और जाने माने दोस्तों ये पुरातत्वविद थे, नंबर 1 के आर्कियोलॉजिस्ट यदि हम कहें वर्तमान समय के थे दोस्तों, तो ये बीबी लाल सर थे। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो गंगा घाटी की बिसौली का क्षेत्र दोस्तों, जिसको बदायूं का क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों, ये बदायूं में स्थित जो गंगा घाटी दोस्तों बिसौली का क्षेत्र है, और जो राजपुर परसू है दोस्तों बिजनौर में, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ही इसकी खोज की थी OCP की। और दोस्तों इन्होंने ही बीबी लाल सर ने ही दोस्तों हस्तिनापुर में जो OCP है इसका नामकरण भी किया था। देखिए दो चीजें आपने जाना, नाम क्या क्या फैक्ट जाने आपने दोस्तों, तो पहला फैक्ट तो ये जाना कि ये जो OCP कल्चर है इसके प्रथम प्रमाण कब मिले, 1950 में मिले।
कहां से मिले दोस्तों? तो बिसौली से प्राप्त हुए तथा राजपुर परसू से प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त हुए हैं? बीबी लाल सर को प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन हमारा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा जरूर यदि आप सभी देख पा रहे हो। जल्दी, मैं जानता हूं कि आप लोग जल्दी बताते नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उन प्रश्नों के पूछे जाने के पीछे कुछ न कुछ पर्पज जरूर होते हैं। तो दोस्तों इसको खोज के कहीं न कहीं से जरूर बताइएगा। कई बार एग्जाम में आया है कि बीबी लाल का पूरा नाम क्या था, हालांकि ये इस वर्ष चर्चा में भी रहा है, इस कारण आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बीबी लाल सर से कोई न कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। दोस्तों बीबी लाल के द्वारा ही हस्तिनापुर में जब इस ओसीपी कल्चर के हमको मृदभांड मिलते हैं तो वहीं पर इन्होंने इस ओसीपी का नामकरण भी किया था। तो नामकरण करने का श्रेय भी किसे जाता है दोस्तों? बीबी लाल सर को जाता है। तो इसके 3 आपको क्षेत्र भी आपको देखिए यहाँ पे मिल गए। पहला बिसौली क्षेत्र आपने जाना, दूसरा क्षेत्र जाना दोस्तों आपने राजपुर परसू, और तीसरा जाना है दोस्तों हस्तिनापुर। तो इन तीनों क्षेत्रों से हमको किस मृदभांड की जानकारी मिलती है? ओसीपी कल्चर। अब ये इन तीनों ही क्षेत्रों में नहीं मिले हैं, इनके अलावा यदि हम इनके प्रसार की बात करें कि कहां तक इनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, तो इनके प्रमाण दोस्तों हमको गढ़ेश्वर, जोधपुरा, नूह, जालंधर, कठपाल, झिंझिना, साईपई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न बना है। अहिछत्र हो, अतरंजी खेड़ा के बारे में हमने बताया ही था कि जहां पर पीजीडब्ल्यू है, फिर बीआरडब्ल्यू है, फिर लास्ट में आपका यहाँ पर ओसीपी है। ठीक है, इसके अलावा लाल किला, बुलंदशहर, हरिद्वार के पास जो बहराबाद है, बहादराबाद, वहां से अम्बाखेड़ी से, इन सभी जगहों से दोस्तों ये जो ओसीपी मृदभांड है इनकी प्राप्ति हमको होती है, चाहे वो गढ़ेश्वर हो, जोधपुर हो, नूह हो, जालंधर हो, झिंझिना हो, साईपाई हो, तरंजी खेड़ा हो, अहिछत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इन सभी जगहों से हमको ओसीपी का मृदभांड मिला हुआ। अब इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको नोट डाउन कर लेना है। वो फैक्ट क्या है दोस्तों कि इलाहाबाद के जिले में स्थित जो दोस्तों श्रृंगवेरपुर है, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो श्रृंगवेरपुर है ये रामायण से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। रामायण कालीन माना जाता है इसको, और इसी श्रृंगवेरपुर में दोस्तों इन मृदभांडों की विस्तार की पूर्वी सीमा थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों ये जो ओसीपी कल्चर हमको मिलते हैं ना, इस ओसीपी कल्चर का विभाजन हमको दो श्रेणियों में मृदभांडों का पुरातत्वविदों ने किया है। पहला ऐसा संस्करण जिसको हम लोग पूर्वी संस्करण बोलते हैं, और दूसरा जो विभाजन दोस्तों पश्चिमी संस्करण में हुआ है। तो आपने क्या जाना कि दोस्तों जो ओसीपी मृदभांड है इनको 2 आधारों में बांटा गया है इनके प्रसार क्षेत्र को लेके। एक हो गया पूर्वी संस्करण और दूसरा हो गया दोस्तों आपका पश्चिमी संस्करण। तो कुल 2 संस्करण आपको बताए गए हैं। अब क्या है भाई, तो पूर्वी संस्करण में आपका है लाल किला, दूसरा है आपका अतरंजी खेड़ा, साईपाई से प्राप्त ओसीपी जिन पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव हमको नहीं दिखता। अब देखिए फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पूर्वी संस्करण के हमको ओसीपी के मृदभांड हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, इन ओसीपी कल्चर के जो पूर्वी संस्करण के हमको मृदभांड दिखाई देते हैं, इन पे किसी भी रूप में हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव नहीं दिखता है, बल्कि जबकि जो पश्चिमी संस्करण के जो मृदभांड है जो कि हमको जोधपुर, सिसवल, मेताथल, बड़गांव, अम्बाखेड़ी या फिर धारा से प्राप्त होते हैं, इन मृदभांडों पर हमको ऐसे ओसीपी मृदभांडों पर हड़प्पा मृदभांडी परंपरा के प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो पूर्वी में कोई प्रभाव नहीं हड़प्पा मृदभांडों का, वहीं पर पश्चिमी में ये प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। अब हमने जो आपको नाम बताए यहाँ पर, चाहे लाल किला, तरंजी खेड़ा, साईपाई, जोधपुर, सिसवल, मिताथल, बड़ा गांव, अम्बाखेड़ी, सभी किस संस्करण में आते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं। दोस्तों ये जो ओसीपी है इसको ऑकर कलर पॉटरी भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। इनके रंग के आधार पर इनको गैरिक मृदभांड भी कहा जाता है। यह जो मृदभांड होते हैं यह लाल अनुलेपित मृदभांड है जिन पर मुख्यतः काले रंग की कलाकृतियां होती हैं।
यह जो मृदभांड बनाए जाते हैं मुख्यतः यह कलश के रूप में होते हैं और अतरंजी खेड़ा और लाल किला से जो हमको ओसीपी मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनकी लाल सतह पर काले रंग से चित्रण किया गया है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि ओसीपी कल्चर के मृदभांडों पर हमको मिलती हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं आप लोगों ने जान लिया कि ये लाल कलर के मृदभांड होते हैं जो कि अनुलेपित होते हैं, मतलब इनको लेपन किया गया होता है और इन लेपन किए गए लाल मृदभांडों पर काले रंग की कुछ कलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं और यह मुख्यतः हमको कलश के रूप में दिखाई देते हैं। और लाल किला और अतरंजी खेड़ा से जो भी ओसीपी मृदभांड हमको मिले हैं उनकी लाल सतह के मृदभांडों पर काले रंग के हमको चित्रण या पेंटिंग दिखाई देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओसीपी कल्चर के मृदभांड है इनको हम लोग उत्तर हड़प्पा या ताम्र पाषाण काल का मृदभांड मानते हैं। मतलब जब हड़प्पा काल धीरे धीरे विघटित हो रही थी तब इस जो मृदभांड है उसका प्रचलन शुरू होता है और ताम्र पाषाण काल जो है जिसको हम लोग चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं उस काल तक इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसको लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। जो पुरातत्वविद हैं अलग अलग इनके कॉन्सेप्ट है। तो अधिकांश पुराविद जो हैं यह मानते हैं कि जो ताम्र निधियां हैं ये गैरिक मृदभांडों के निर्माता एक ही संस्कृति से संबंधित थे। मैंने पहले ही बताया था कि कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि ये मानते हैं कि जब आपका जो ताम्र निधियां थी जिसको हम लोग कॉपर होर्ड भी बोलते हैं, वो जो कल्चर के लोग थे उन्हीं कल्चर के लोगों ने इस ओसीपी मृदभांडों का निर्माण किया था। मतलब जो लोग ताम्र निधि के काल के थे, जो ताम्र निधि का निर्माण करते थे, वही लोग इस ओसीपी कल्चर के मृदभांडों का भी निर्माण करते थे। अब देखिए, इसी में सर्वप्रथम बीबी लाल ने ताम्र निधियों एवं ओसीपी मृदभांडों की समकालिकता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। मतलब बीबी लाल वो ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि जो ताम्र निधि है और जो ओसीपी है दोनों यह एक समकालीन थी। मतलब जिस समय जिस पीरियड में ताम्र निधियां कॉपर होर्ड्स का प्रचलन था उसी समय वहां पर उन्हीं संस्कृतियों के साथ साथ ओसीपी के जो मृदभांड थे वो भी मतलब प्रमुख रूप से चलते थे। और ये जो मृदभांड थे स्थानीय रूप से ऐसा मानना था उनका कि जो सबर या निषाद जो जातियां थी यही ओसीपी के मृदभांडों का निर्माण करती थी। अब वहीं पर जो एचडी सांकालिया महोदय हैं इन्होंने ओसीपी के जो मृदभांड है इनको मृदभांडों की परंपरा में ये शामिल ही नहीं करते। मतलब ओसीपी के जो मृदभांड है ये इनको मृदभांड मानते ही नहीं है। वे इन मृदभांडों को ओसीपी के स्थलों के लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण विशिष्ट परिस्थितियों की उपज मानते। इनका ऐसा मानना है कि कोई विशिष्ट प्रकार के मृदभांड नहीं है, बल्कि ये जो मृदभांड है बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर या फिर किसी ऐसे स्थान पर प्राप्त हुए हैं जो कि नमी वाला स्थान है, मतलब पानी में डूबा हुआ स्थान है, जिस कारण ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे कि इनमें ये परिवर्तन आया और विशेष प्रकार का ये हमको दिखाई देता है। इनका ये किसका मानना है? तो ये एचडी संकालिया सर का मानना है। वही दूसरे यही कारण है कि ओसीपी बर्तन अत्यंत नाजुक होते हैं और भंगुर होते हैं, छूने मात्र से ही चूर चूर जाते हैं। ये बात भी सही है। इन्होंने तर्क क्या दिया कि जहां जहां से ओसीपी के मृदभांड प्राप्त हुए हैं ये उतने स्टैब्लिश्ड नहीं है, ये उतने कठोर नहीं है या फिर उतने अच्छे तरीके से नहीं है कि इनको बाकायदे इनका प्रिजर्वेशन किया जा सके। ये इतने नाजुक होते हैं कि यदि इनमें थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली यहाँ पर मुहावरा अप्लाई हो जाएगा। तो इनको छूने मात्र से, इनको कैरी करने मात्र से इनमें टूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। और इन यही कारण है कि ये मानते हैं कि पानी वाली स्थिति में जो क्षेत्र था वहां पर इनके होने के कारण ही विशिष्ट जो चीज है इनके साथ ये अप्लाई होती है। अब देखिए भाई, ये सभी चीजें आपने जाना, तर्क जाना किसका किसका? आपने तर्क जाना दोस्तों बीबी लाल सर का और आपने तर्क जाना दूसरा आपने एचडी संकालिया सर का। तीसरा फैक्ट है कि इन मृदभांडों का जो अधिकतम घनत्व है, घनत्व का मतलब क्या होता है कि जो एक विशिष्ट क्षेत्रफल होता है कि उसमें उस चीज की कितनी मौजूदगी है। मतलब मान लीजिए कि बनारस क्षेत्र है, इस बनारस के क्षेत्र में जो बर्तन है ये कितनी ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है।
तो वही होता है घनत्व। तो इन मृद भांडों का जो हमको सबसे अधिकतम घनत्व दिखाई देता है, मतलब कि एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहां पर पाए गए हैं, तो वह क्षेत्र है आपका ऊपरी गांगेय दोआब का क्षेत्र। जो ऊपरी गांगेय दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर हमको ओसीपी का सबसे ज्यादा प्रमाण दिखाई देता है। वहीं पर दोस्तों जो ओसीपी परंपरा है, ये ऊपरी गंगा घाटी में जो ग्राम जीवन है, ध्यान रहे ओसीपी कल्चर जो है ना, ये एक ग्रामीण सभ्यता को दर्शाती है, न कि शहरी सभ्यता को, ग्रामीण सभ्यता को। वहीं पर जब आप पढ़ेंगे एनबीपीडब्ल्यू को, तो एनबीपीडब्ल्यू का जो हमको मृदभांड प्राप्त होते हैं, उनकी बनावट, उनकी क्वालिटी देखने से पता चलता है कि इनको वे लोग यूज करते होंगे जो कि काफी समृद्ध होते होंगे, जिनमें वेल्थी लोग यूज करते होंगे। लेकिन ओसीपी को जो हमको मृदभांड मिलते हैं, उनको देखने से ये पता चलता है कि ये ग्रामीण सभ्यता के लोगों के द्वारा यूज किया जाता रहा होगा। अब देखिए भाई, अतरंजी खेड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यह पूरा स्थल ओसीपी कल्चर को लेकर। मैंने पहले ही बताया, मैंने दो आपको एग्जाम्पल दिए थे जब मैं आपको बीआरडब्ल्यू पढ़ा रहा था, कि नोह और अतरंजी खेड़ा राजस्थान के दो ऐसे प्रमुख पुरास्थल हैं जहां से जो ये ओसीपी है, हमको ये सबसे प्रथम स्तर पे मिले हैं। इसके ऊपर हमको बीआरडब्ल्यू मिला है और सबसे ऊपर हमको यहाँ से पीजीडब्ल्यू की जानकारी प्राप्त होती है। तो ओसीपी जो है अतरंजी खेड़ा वाले स्तरों से, जहां से हमको ओसीपी की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्तर से धान के प्रमाण मिलते हैं, जौ के प्रमाण मिलते हैं, दालों के प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। और वहीं पर डॉक्टर जय नारायण पांडे जो हैं, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं अगली वीडियो में इसके नाम आपको बता दूंगा। तो डॉक्टर जय नारायण पांडे, जिसको हम लोग जेएन पांडे की बुक आप लोगों ने अरे भाई पढ़ी होगी, पुरातत्व के लेकर है, आपको हिंट दे रहा हूं, यदि नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स माध्यम से आगे बताइए। मुझे याद है, मैं आपको इतना भी हिंट दे रहा हूं कि जेएन पांडे की बुक है, आर्कियोलॉजी के लेकर बहुत ही बेसिक बुक है, कोई भी बच्चा यदि वो प्रिपरेशन करता है तो वो जानता होगा। तो डॉक्टर जय नारायण पांडे महोदय के अनुसार ये जो ओसीपी कल्चर के जो हमको प्रमाण मिलते हैं, यह ऊपरी गंगा घाटी में कृषि कार्य के प्राचीनतम प्रमाण हमको देते हैं, तथा लाल किला से जो प्राप्त मृदभांड है, इन पर ककुदमान वृषभ का अंकन प्राप्त होता है। ये जो फैक्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओसीपी कल्चर का वह मृदभांड कहां से प्राप्त होता है, जहां के मृदभांड पर हमको ककुदमान वृषभ के प्रमाण हमको या फिर उसका अंकन दिखाई देता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, लाल किला से उसके प्रमाण दिखाई देता है। वहीं पर जो अंबा खेड़ी है, अंबा खेड़ी वह ओसीपी कल्चर का पूरा स्थल है, जहां से हमको कुबड़दार वृषभ की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति को इंग्लिश में हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा से बनी हुई मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है, जिसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या जाना, तो ये दो चीजें हैं जो हमने आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। कि पहला तो हम लोगों ने बीआरडब्ल्यू के बारे में जाना था, दूसरा आज हम जानेंगे आपसे, हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में दोस्तों, तो हम लोगों ने डिस्कस किया आज की क्लास में ओसीपी के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो फैक्ट था ओसीपी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो जरूर देखते हैं, न वीडियो को लाइक करते हैं, न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, आपको सभी चीजों को प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको हर एक फैक्ट, हर एक जानकारियां आपको दी जाए समय रहते, जिससे कि आपका कोई भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप सभी से निवेदन दोस्तों कि आपके जितने भी पढ़ने वाले मित्र हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी हमारे दोस्तों इस चैनल को पहुंचाइए। क्योंकि दोस्तों ये जो आप लोगों का जो क्षेत्र है आर्कियोलॉजी के, बहुत छोटा सा क्षेत्र है, जिस कारणवश ये जो मेरी इसकी रीच होती है बहुत कम हो जाती है। सोचना पड़ता है कि आखिर बनाया जाए कि न बनाया जाए, क्योंकि इसकी जो व्यूज होती है, जो बाकी चीजें बहुत कम होती, इसलिए बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिले कि नहीं मुझे पढ़ाना चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, तो मैं आगे भी काम करता रहूं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में
हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मृद भांडों की। दोस्तों हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से जो मृद भांडों की चर्चा है दोस्तों, जिसको हम लोग पॉटरी भी बोलते हैं, उसकी चर्चा को शुरू किया था। जिसके क्रम में दोस्तों हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में दोस्तों क्रमशः बीआरडब्ल्यू के बारे में, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं, उसको, और दोस्तों हम लोगों ने दूसरे वीडियो में ओसीपी के दोस्तों जो मृदभांड हमको मिले हैं, जिसको हम लोग ऑकर कलर्ड पॉटरी बोलते हैं, इन दोनों के बारे में दोस्तों बहुत ही बृहद रूप में अच्छे से चर्चा किया था और कोशिश किया था दोस्तों कि आपके एग्जाम में इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से बताया जाए। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो में आपसे दोस्तों हम आज की इस मृदभांड जो कि खास है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही, जिसको दोस्तों हम लोग चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम लोग इसको पीजीडब्ल्यू कहते हैं, वहीं पर दोस्तों हम लोग इंग्लिश में से पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में जो आपका आर्कियोलॉजी का यूजीसी नेट का पेपर होता है, वहां से प्रश्न दोस्तों हर बार 1 या 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जाइए, एक बार बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके पास हमारी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आप सभी के लिए मेहनत की जाती है, आप सभी के लिए काम किया जाता है। दोस्तों हमारी इस मुहिम को जरूर अपनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्तों जो कि आर्कियोलॉजी की तैयारी कर दोस्तों, उनके साथ भी हमारे इस चैनल को अवश्य जुड़िएगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किसकी, दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं आपके दोस्तों पीजीडब्ल्यू के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पेंटेड ग्रे वेयर, या फिर हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। सबसे पहले क्रम में हम बात करेंगे इसकी कि खोज के बारे में, कि पेंटेड ग्रे वेयर की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो चित्रित धूसर मृदभांड है, जो पीजीडब्ल्यू है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई। तो ध्यान किया दोस्तों, पीजीडब्ल्यू की खोज की गई थी बीबी लाल सर के द्वारा, और दोस्तों इन्हीं बीबी लाल सर ने पीजीडब्ल्यू की खोज, जो एक महत्वपूर्ण साइट है, ये साइट आपके एग्जाम में यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे दोस्तों, तो ये आपको वहां पर जरूर मिला होगा। दोस्तों ये अहिछत्र जो है बीबी लाल सर के द्वारा जो अहिछत्र पूरा स्थल है, वहां के उत्खनन के दौरान इनको सबसे पहली बार जो पीजीडब्ल्यू के जो मृदभांड है उनके जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए थे। तो आपने 2 पॉइंट जाना, किसको प्राप्त हुए थे पहली बार, बीबी लाल सर को, कब हुआ था, कहां हुआ था, सॉरी अहिछत्र में हुआ था। अब ध्यान रहे, खोज तो इन्होंने की, लेकिन भारत में चित्रित धूसर मृदभांड की पूरी जो महत्ता है, ये कब हमको पता चलती है, यह पता चलती है जबकि हमको हस्तिनापुर जो पूरा स्थल है उसका उत्खनन हो रहा होता है। तो उसके उत्खनन के पश्चात जो पीजीडब्ल्यू का क्या महत्व है, किस प्रकार का ये मृदभांड है, इसकी क्या क्वालिटी है, इन सभी चीजों की हमको पता कब चली दोस्तों, तो ये पता चली हमको हस्तिनापुर के उत्खनन की, जो कि 1954 में 1954 में हुई थी। और दोस्तों मार्टिमर व्हीलर का आप सभी ने नाम सुना होगा। मार्टिमर व्हीलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आप सभी नोट डाउन कर लेंगे। अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से बनता है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों तो ये जो मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान है, इन्होंने इसमें चित्रित धूसर मृदभांडों को कांस्य युगीन मृदभांड कहकर संबोधित किया। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कई साल ये प्रश्नों में लगातार ये प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, कि किस व्यक्ति के द्वारा पीजीडब्ल्यू को कांस्य युगीन मृदभांड कहकर संबोधित किया गया था। तो ध्यान है दोस्तों, ये मार्टिमर व्हीलर ने कहा है, किसमें कहा है दोस्तों, तो इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है दोस्तों क्या दोस्तों, तो वह है आपका अर्ली इंडिया। तो अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान की पुस्तक है, उन्होंने इसमें इनको कांस्य युगीन मृदभांड जो कहा, लेकिन ध्यान है दोस्तों ये कांस्य युगीन मृदभांड नहीं है, जबकि दोस्तों यह एक लौह युगीन मृदभांड है। मतलब ठीक है, कांस्य युगीन का मतलब वह युग जिसमें कांस्य का प्रयोग ज्यादा होता था, लौह युगीन का मतलब जिसमें लोहे का प्रयोग ज्यादा होता था। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे आसपास के दोस्तों
जो काल होते हैं, जो समय होती है, उसको धातु के आधार पर उसका नामकरण किया गया। जैसे ताम्र काल बोलते हैं, जैसे पाषाण काल बोलते हैं, जैसे लौह काल बोलते हैं। वर्तमान में हम लोगों का प्लेटिनम युग चल रहा है। तो इसी प्रकार बीच में स्वर्ण युग था, अब प्लेटिनम युग है। सबसे पहले तांबा आया, फिर कांसा हुआ, फिर आपका आता है लोहा, फिर आता है सोना, फिर अब चल रहा है ट्रेंडिंग में इस समय प्लेटिनम। तो इसी प्रकार जैसा कि आपका कांस्य युगीन मृद भांड है वो अलग है, जबकि जो पीजीडब्ल्यू है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पीजीडब्ल्यू किस काल को प्रदर्शित करता है, तो यह लौह काल को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस काल में जो लोहे का प्रयोग है यह आपको दिखाई देने लगेगा। अब देखिए जो समय है, समय काल क्या मान सकते हैं, तो पीजीडब्ल्यू की जो मृदभांड है, उनकी मृदभांडों की आकृति, बनावट, उनकी जो डेटिंग प्राप्त होती है, उससे हमको पता चलता है कि ये बुद्ध काल की शुरुआत के पहले तक हमको इसको मान सकते हैं कि जब तक भारत में बुद्ध काल की शुरुआत होती है, ये उसके पहले पहले भारत में ये आ चुके थे। इनके हम प्रसार क्षेत्र की बात करें कि ये कहां कहां तक पाए गए भारतीय क्षेत्रों में, तो इनको हम जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहली प्राप्ति इनकी तो अहिछत्र में हुई थी बिलाल सर के द्वारा। उसके पश्चात हस्तिनापुर में इनके बताए थे कि हस्तिनापुर में इनके महत्ता की जानकारी मिली। वहीं पर भगवानपुर में भी हमको मिला, जो कि हरियाणा के दोनों हैं, अहिछत्र एवं भगवानपुर, यहाँ से हमको मिली जानकारी। हस्तिनापुर दधेरी से इसकी जानकारी मिलती, जो कि पंजाब के क्षेत्र हैं। मांडा कश्मीर से भी पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। ये जो आपका इंपॉर्टेंट है लखिया पीर, जी दोस्तों, लखियो पीर जो पुरास्थल, ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ध्यान है दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित है और यहां से भी हमको पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तिलौरा जो कोट है नेपाल का, वहां से भी पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। इसके अन्य दोस्तों उज्जैन से, कौशाम्बी से, सोगौरा से, वैशाली से, इन सभी स्थलों से हमको पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य बराबर रूप में मिलते रहे। अब देखिए दोस्तों, राम शरण शर्मा, आप लोगों ने इतिहासकार का नाम सुना होगा दोस्तों। इनके अनुसार दोस्तों अब तक कुल 700 ऐसे स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें कि पीजीडब्ल्यू के स्थल है, जिनमें से 285 स्थल जो हैं ये हरियाणा में अकेले रूप में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, ये चित्रित धूसर मृदभांड है, अर्थात जो पीजीडब्ल्यू के दोस्तों को मृदभांड प्राप्त होते हैं के बड़े स्थलों में सबसे बड़ा स्थल दोस्तों आपका माना जाता है कौशाम्बी, जो कि 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और दूसरा है दोस्तों आपका माना जाता है बहावलपुर में दोस्तों, जो कि नाम है दोस्तों सतवाली, जो कि 13 हेक्टेयर को शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहे, कौशाम्बी आपको और बहावलपुर में से जो सतवाली है, ये दोनों पीजीडब्ल्यू के बड़े पुरास्थलों के रूप में जाने जाते हैं, जहां की पीजीडब्ल्यू के मृदभांडों के जो साक्ष्य है वो भर भर के हमको प्राप्त होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है दोस्तों कि जो आपके पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य हमको इन दोनों पुरास्थलों से मिलते हैं, आखिर इन पीजीडब्ल्यू के मृदभांडों की विशेषता क्या है विशेषता इनमें। तो सबसे पहली विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो मृदभांड है, इन मृदभांडों को हड़प्पा के पतन से लेकर जो ऐतिहासिक युग है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है दोस्तों, इसके बीच का जो हम पहले अंधकार युग मानते थे, इसके खोज के पश्चात इस अंधकार के गैप को खत्म करने का श्रेय दिया। जैसे कि आपने क्या जाना, आप पहले सुनते रहे होंगे कि जब हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो रहा है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग आप देखेंगे तो 1750 के आसपास जो है वो समाप्त हो जाता है। और 1750 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है, ये हमको इसकी जो जानकारी है बीच में उसकी कोई विशिष्ट जानकारी मिलती नहीं। अब इसी बीच में ये जब मृदभांड जो होता है, पीजीडब्ल्यू मृदभांड जो है दोस्तों, इसके द्वारा ही दोस्तों हमको पहली बार जो है इसके बारे में कि पीजीडब्ल्यू इस काल के बारे में जानकारी देता है जो 1750 और 600 के बीच में है। इसके बारे में हमको इस पीजीडब्ल्यू की जानकारी हमको इसी मृदभांडों से मिलनी शुरू हो जाती है। तो भारत में हड़प्पा संस्कृति के मृदभांडों के पश्चात जो चित्रित धूसर मृदभांड जिनको हम लोग पीजीडब्ल्यू कहते हैं, इनको प्राप्त किए गए हैं। अब ध्यान रहे, यद्यपि गैरिक मृदभांडों का जो काल है, जिसको हम लोग ओसीपी कल हमने पढ़ा था, इनका काल चित्रित धूसर मृदभांडों से पूर्व निर्धारित किया जाता है। अब आपने क्या समझा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले BRW आएगा, उसके पश्चात आप लोगों ने देखा कि ओसीपी, उसके पश्चात आप देख रहे हैं पीजीडब्ल्यू।
तो ध्यान रहे कि जब भी पीजीडब्ल्यू यदि आपको दे और कालक्रम सजाने को देगा तो पीजीडब्ल्यू से पहले जब भी आप रखेंगे तो किसको रखेंगे, ओसीपी, क्योंकि ओसीपी के जो मृदभांड है अकट कलर पॉटर, जिसको हम लोग गैरिक मृदभांड भी कहते हैं, वो सदैव पीजीडब्ल्यू के पहले आते हैं। तो महाभारत युगीन जितने भी हमको पुरास्थल प्राप्त हुए हैं उनकी पहचान हमको अधिकांशतः इसी मृदभांड, जिसको हम लोग चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, पीजीडब्ल्यू कहते हैं, इसी से की जाती है। और ध्यान है दोस्तों, जो उत्तर वैदिक के साहित्य हैं उनके समकालीन जो युग माना जाता है वो पीजीडब्ल्यू का ही युग माना जाता है। तो आपसे यदि मैचिंग करने के लिए आए ऐसे, तो एक तरफ यदि आपका दिया रहेगा उत्तर वैदिक कालीन, तो ध्यान है दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन में कौन से मृदभांड प्रचलित थे, पीजीडब्ल्यू के मृदभांडों की जानकारी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों पीजीडब्ल्यू के जो मृदभांड है ये आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। इनको सर्वप्रथम बीबी लाल ने ही महाभारत युग और तथा भारत में ऋग वैदिक आर्यों के संचरण को जोड़ने का प्रयास किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, बीबी लाल सर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, महाभारत के युग और ऋग्वैदिक आर्यों के जो संचरण है उनको जोड़ने का प्रयास किया गया था। अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि भले ही भारत में जो लोहे का जो उद्भव माना जाता है वो कृष्ण लोहित मृदभांड, जिसको हम लोग बोलते हैं BRW, उसके साथ हो, लेकिन इतिहासकारों ने लवकालीन मृदभांड होने का श्रेय चित्रित धूसर मृदभांडों को दिया जाता है। ध्यान रहे, भारत में जब लोहे का उद्भव शुरू होता है तो आप देखते हैं कि उस समय धीरे धीरे BRW जो है वो प्रचलित होना शुरू हो जाता है। कृष्ण लोहित मृदभांड बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। लेकिन जबकि जो लौहकालीन युग है, जिसको लौहकालीन मृदभांड बोलते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, पीजीडब्ल्यू को जाता है। आपके एग्जाम में ये एकदम एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो लौहकालीन मृदभांड है, किस मृदभांड को लौहकालीन मृदभांड के रूप में समझा जाता है या जाना जाता है। ध्यान है दोस्तों, पीजीडब्ल्यू को इस नाम से हम लोग जानते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट ये है कि कृषि में उपयोग आने वाले जितने भी लौह उपकरण हैं पहली बार हमको इसी पीजीडब्ल्यू के काल से मिलते हैं। ध्यान रहे, आपको कनेक्ट कैसे करना है, मैंने पहले ही बताया है कि जो पीजीडब्ल्यू है ये आपका लौह काल से संबंधित है। तो लौह काल से संबंधित है, तो लौह काल में जब लौह काल का उद्भव होगा, लोहे का प्रयोग शुरू होगा, तो सबसे पहली आवश्यकता होगी कृषि में कृषि यंत्रों को बनाने की, क्योंकि प्रमुख रूप से उस समय व्यक्ति के, मनुष्य के दो जरूरतें थी, एक पशुपालन और दूसरा था कृषि। तो कृषि के यंत्र जो थे पहले तांबे के या बाकी धातुओं बनाए जाते थे, लेकिन लोहा जो था उन सभी धातुओं से सर्वश्रेष्ठ था। इसीलिए जब आप पीजीडब्ल्यू का काल देखोगे तो कृषि में उपयोग होने वाले लौह उपकरण भी हमको इसी काल में पहली बार देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अतरंजी खेड़ा से इसी समय यह काल है जहां पर हमको सामुदायिक चूल्हे के भी साथ हमको ये मृदभांड मिले हुए हैं। तो आपने एक क्वेश्चन और जान लिया जाते जाते, क्या जाना दोस्तों आप लोगों ने, आपने ये जाना कि अतरंजी खेड़ा वो ऐसा पूरा स्थल है जहां से हमको सामुदायिक चूल्हे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और इन सामुदायिक चूल्हों से हमको पीजीडब्ल्यू का जो मृदभांड है वो भी मिला हुआ है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमको सामुदायिक चूल्हों के साथ साथ पीजीडब्ल्यू के प्रमाण मिले हुए हैं दोस्तों, तो वो आपका है अतरंजी खेड़ा पूरा स्थल। वहीं पर दोस्तों जो जखेड़ा का पूरा स्थल है जो कि 60 किलोमीटर दूर लंबे नहर में मिलता है, जो कि जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली का साक्ष्य भी हमको वहां से मिलता है। अब ध्यान रहे, ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमको जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली दिखाई देती है, जो कि एक लंबे नहर के रूप में कहले हैं, तो वो है दोस्तों आपका जखेड़ा पूरा स्थल, जहां से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए अभी तो हम लोग एक एक करके पीजीडब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ओसीपी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, बीआरडब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी भी वीडियो आएगी जो कि सभी को मर्ज करके होगी, और जितनी पीडीएफ हमने आपको डिस्कस की है उन सभी पीडीएफ को मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लोग हैं दोस्तों, इन लोगों के शव विसर्जन का एक मात्र उदाहरण हमको भगवानपुरा से देखने को मिलता है। तो आपने क्या जाना कि पीजीडब्ल्यू के जो संस्कृति के लोग हैं, तो वहां पे कौन सा ऐसा एक पूरा स्थल है जहां से हमको शव विसर्जन का प्रमाण दिखाई देता है। तो ध्यान है दोस्तों, वो है आपका भगवानपुरा।
भगवानपुरा का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, हड़प्पा पुरा स्थल को लेके यहाँ से दोस्तों हमको पीजीडब्ल्यू के भी मृत भांड मिलते हैं, और साथ में हमको दोस्तों यहाँ पर शव विसर्जन जो है इसका भी प्रमाण हमको दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जहां से पीजीडब्ल्यू के मृत भांड मिले हैं और जो ये पीजीडब्ल्यू का काल है, वहीं पर दोस्तों दो पुरास्थल जिसका नाम है खलवा और अतरंजी खेड़ा, ये दो ऐसे पुरास्थल दोस्तों जहां पर पीजीडब्ल्यू संस्कृति के हमको हस्त निर्मित मानव मूर्तियां मिली हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति के वे कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमको हस्त निर्मित मानव मूर्तियां मिली हुई हैं, तो ध्यान है दोस्तों खलवा और अतरंजी खेड़ा वो दोनों पुरास्थल हैं। आप दोनों पुरास्थलों के नाम को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पीजीडब्ल्यू काल को आप देख पा रहे हो, अभी तक जो आपने देखा और समझा, तो इससे मोटे मोटे तौर पे आप यही अंदाजा लगा पाएंगे कि पीजीडब्ल्यू का जो काल था वो बहुत अधिक लोअर कैटेगरी के लोग नहीं थे। लोहे का प्रयोग हो रहा है, कृषि यंत्रों का विकास हो रहा है, धीरे धीरे जो सभ्यता है वो विकास की तरफ चली, लेकिन इतनी भी विकसित नहीं है कि वो शहरीकरण की तरफ चली गई। न बहुत अधिक ग्रामीण है न बहुत अधिक शहरी है। तो आप देखेंगे कि पीजीडब्ल्यू का जो काल माना जाता है एक प्रकार के संक्रमण का काल है, जिसे हम वास्तविक रूप में यदि हम जानना चाहें तो पीजीडब्ल्यू का जो काल है वास्तव में संस्कृति जो है ये विकसित ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करती है, जिसमें जो कृषि का उपयोग है, कृषि के यंत्र बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए आप देखते हैं। अब इसी के कालांतर में जब आप देखेंगे कि पीजीडब्ल्यू का काल धीरे धीरे समाप्त होगा, तो अगला जो काल आता है दोस्तों जिसको हम लोग विकसित काल कहते हैं, वो आता है एनबीपीडब्ल्यू का। इसी की महत्ता इसमें है कि कालांतर में विकसित होने वाले जो द्वितीय नगरीकरण के लिए इसने आधार का काम किया। हालांकि द्वितीय जो नगरीकरण है वो एनबीपीडब्ल्यू का देन है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि जैसे पीजीडब्ल्यू है, पीजीडब्ल्यू ने जो द्वितीय नगरीकरण है उसका आधार रखा। अब इंपॉर्टेंट जो कैसे आधार रखा, तो मैंने अभी बताया कि पीजीडब्ल्यू के काल में ही लोहे का उपयोग शुरू होता है, और लोहे का उपयोग शुरू होता है तो उससे कई सारे कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। कृषि यंत्र बनने से सहूलियत ये होती है कि बहुत ही कृषि में एक प्रकार की कहें तो क्रांति आ जाती है, कृषि एक नए पैमाने पर शुरू होती है, और जैसे ही कृषि शुरू होती है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो व्यक्ति नगरीकरण की तरफ जाता है। तो ये जो आधार है द्वितीय नगरीकरण का वो पीजीडब्ल्यू देता है, और उसको साकार करता है आपका आगे जाकर एनबीपीडब्ल्यू, जिसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि नाम जाना जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृत भांड। दोस्तों हमने इस वीडियो में कोशिश किया आपको पीजीडब्ल्यू संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने की, चीजों को डिस्कस किया। उम्मीद करते दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो आपका यूट्यूब परिवार है रुद्रायस एकेडमी का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल दोस्तों जो कि आपके यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी से दोस्तों प्रिपरेशन की सभी क्लासेस जो है दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होती हैं। दोस्तों हम सभी का पूरा प्रयास होता है दोस्तों कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए जो भी आपकी जो गाइडलाइंस हैं, जो भी आपके जो सिलेबस है उनको कवर किया जाए, उनके हिसाब से वीडियोस बनाए जाए और ऑथेंटिक जानकारी दिया जाए। और उसी क्लासेस के क्रम में दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर सीरीज को कवर किया है, और दोस्तों हम लोगों ने मृद भांडों की चर्चा का जो पॉटरीज होती हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम का, उसको शुरू कर दिया है दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने वीआरडब्ल्यू को पढ़ा, ओसीपी को पढ़ा, हम लोग पीजीडब्ल्यू को लास्ट वीडियो में पढ़ा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों एनबीपीडब्ल्यू से। दोस्तों हम लोगों की बात कहाँ से शुरू होगी दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनबीपीडब्ल्यू दोस्तों, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, या तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं दोस्तों। और इसको यदि हम हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड या फिर पालिशदार के स्थान पे परिमार्जित मृदभांड भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों हमने अभी तक में जो भी आपको प्राप्त जो मृदभांड है उनकी चर्चा जो भी की आपसे दोस्तों, तो उसमें हमने बीआरडब्ल्यू, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू के बारे में जानकारी
दी थी। तो दोस्तों इन सभी मृद भांडों में यदि हम सबसे उत्कृष्ट मृद भांड की बात करें तो उनमें आएगा दोस्तों आपका ये NBPW। जैसे दोस्तों आपके घरों में कई सारे बर्तन होते होंगे और कुछ ऐसे स्पेशल बर्तन होते होंगे जो कि आप अपने अतिथियों के लिए या फिर किसी स्पेशल जब पर्सन आते हैं घर में, गेस्ट आते हैं, तब आप लेके जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का है कि ये इस प्रकार के बर्तन थे जो कि हाई क्लास सोसाइटी के द्वारा यूज किए जाते थे, क्योंकि इनकी जो बनावट थी, इनकी जो क्वालिटी थी, इनके जो बनाने का तरीका था, ये बहुत अलग था। ये यूनिक प्रकार के माने जाते हैं दोस्तों ये जो मृदभांड है, और इन्हीं की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम आज की चर्चा को जारी रखें, आप सभी से दोस्तों निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ये जो NBPW दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं, इस NBPW को दोस्तों कई सारे लोगों ने अलग अलग नामों से परिभाषित किया है। तो दोस्तों NBPW को ध्यान रही, जो पॉइंट है आपको एकदम रट जाना है कि जॉन मार्शल जो महोदय दोस्तों, इन्होंने NBPW को सबसे पहले काले कांचित पात्र, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लैक ग्लेज्ड वेयर, जी दोस्तों ब्लैक ग्लेज्ड वेयर BGW नाम दिया था। दोस्तों ध्यान रहे, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा काले काचित पात्र अर्थात ब्लैक ग्लेज्ड वेयर नाम दिया गया था NBPW को दोस्तों, तो वो दिया था दोस्तों जॉन मॉर्सल महोदय ने। वहीं पर दोस्तों जो मार्टिमर व्हीलर है दोस्तों और कृष्णदेव दोस्तों, ये दोनों पुरातत्वविद दोस्तों, इन्होंने इनका नामकरण NBPW किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले नामकरण जो था NBPW का नहीं था, पहले उसे मार्शल ने ब्लैक ग्लेज्ड वेयर अर्थात काले काचित मृदभांड के रूप में दिया था। बाद में जाकर दोस्तों ये जो मार्टिमर व्हीलर या फिर कृष्णदेव जो कि पुरातत्वविद है दोस्तों, इन्होंने इसका नामकरण NBPW के नाम से किया, जिसको हम लोग दोस्तों नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर आता है कि ये जो NBPW है, इसकी पहली प्राप्ति कहां से हुई थी, प्रथम प्राप्ति कहां से हुई थी। मैंने जब भी आपको पढ़ाया, चाहे BRW, चाहे वो CP, चाहे आपका PGW, मैंने सभी में बोला है कि प्रथम प्राप्ति कहां से होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपके एग्जाम के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार पुनः दोस्तों ये जो NBPW है यह कहां से मिला दोस्तों, तो NBPW के सबसे पहले प्रमाण दोस्तों हमको 1913 में दो तक्षशिला का जो भीर टीला है वहां से इसको प्राप्त किया गया था। कहां से, तक्षशिला के भीर टीले से। दोस्तों वहीं पर मैं समय की बात करूं कि किस समय दोस्तों ये NBPW का जो काल है ये कब दर्शाता है, किस काल को दर्शाता है दोस्तों, तो हम मोटे मोटे तौर पे देखें दोस्तों, तो जो NBPW के मृदभांडों की प्राप्ति होती है दोस्तों, इसकी जो कालावधि या फिर जो कालक्रम निकल कर आता है दोस्तों, वो 6ठी शताब्दी से मौर्य काल के बीच में दोस्तों इसकी जो स्थिति है वो मानी गई है। मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व या 700 ईसा पूर्व से दोस्तों 100 ईसा पूर्व के आसपास तक जो है दोस्तों इस मृदभांड का प्रचलन आपको भारतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अब आखिर मैंने बताया जैसा कि आपको ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब कि हाई क्लास वाले जो बर्तन थे दोस्तों, जिसकी कुछ विशेषता रही होगी, तो वो विशेषता क्या है दोस्तों, तो आइए विशेषता के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि दोस्तों NBPW के मृदभांडों को सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन मृदभांडों का व्यापार भी होता था और जिसका प्रमुख केंद्र था दोस्तों कौशाम्बी। ये जो फैक्ट है आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि NBPW का व्यापारिक केंद्र कौन सा था, ध्यान है दोस्तों वह था कौशाम्बी। और दोस्तों इस कौशाम्बी पुरा स्थल से हमको इस मृदभांड के बहुत सारे भारी मात्रा में प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मृदभांडों का जो प्रचलन था वो सर्वाधिक था और संभवतः यही से इनका व्यापार भी किया जाता था। दोस्तों आप सभी ने, जब मैं सिक्के पढ़ा रहा था तो वहां पर आहत सिक्कों के बारे में बात की थी, जिनको हम लोग पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं दोस्तों। तो ये आहत जो सिक्के दोस्तों, इनकी प्राप्ति हमको
इन्हीं स्थलों से होते हैं दोस्तों जहां से हमको एनबीपीडब्ल्यू के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आहत सिक्कों की प्राप्ति हमको एनबीपीडब्ल्यू के स्थलों से होती है, बल्कि दोस्तों ये जो प्राप्ति है यह एनबीपी स्थलों की सबसे मुख्य विशेषता है। और ध्यान है दोस्तों कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें मुद्रा के प्रयोग का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य हमको इसी एनबीपीडब्ल्यू के स्थलों से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप एक चीज कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे कि वे सभी पुरा स्थल जहां से एनबीपीडब्ल्यू काल के मृदभांड हमको मिलते हैं दोस्तों, वे कहीं न कहीं भारतीय परंपरा में जो मुद्रा के विकास है जिसमें हम आहत सिक्कों के दोस्तों प्रचलन की बात करते हैं, ये उनसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमको आहत सिक्कों के प्रमाण इन पुरास्थलों से हमको दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जब हम आपसे पीजीडब्ल्यू की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि पीजीडब्ल्यू दोस्तों वह ऐसा दोस्तों काल है जहां पर लोहे का प्रयोग किया जा रहा है, और यह लोहे का प्रयोग द्वितीय नगरीकरण का, सेकेंड अर्बनाइजेशन का नींव रख रहा है। और जैसे ही यह काल समाप्त होता है तो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, और इस द्वितीय नगरीकरण में दोस्तों ये जो एनबीपीडब्ल्यू का दोस्तों जो आपका मृदभांड है इसका प्रचलन इस काल में हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि 600 ईसा पूर्व से लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास तक दोस्तों जो है ये यहाँ पर हमको इसका प्रचलन दिखाई देता है। तो उस बीच में दोस्तों मुख्यतः यदि हम देखें तो बौद्ध युग जो है दोस्तों, जिसको हम लोग बुद्ध युगीन काल कहते हैं या फिर मौर्यकालीन काल कह लें, यह दोनों काल विशिष्ट रूप में अपने आप में मायने रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बुद्ध के काल में या फिर मौर्य के काल में सबसे उत्कृष्ट मृदभांडी परंपरा कौन सी थी दोस्तों, तो ध्यान रहिएगा वह थी आपकी एनबीपीडब्ल्यू। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स के अगले फैक्ट की तरफ दोस्तों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो एनबीपीडब्ल्यू के मृदभांडों की प्राप्ति होती है इनके प्रमाण हमको भारत के किन किन पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इन मृदभांडों की प्राप्ति नोट डाउन करते जाइएगा, पुरास्थल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला राजगीर, बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के जो बनगढ़ का क्षेत्र है दोस्तों वहां से प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल का चंद्र केतुगढ़, ये तो इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कई बार यहाँ से प्रश्न आया और ये भी पूछा गया दोस्तों जो चंद्र केतुगढ़ है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के चंद्र केतुगढ़ से भी इसकी जानकारी मिली है। बांग्लादेश के जो दीनापुर का जिला का बनगढ़ क्षेत्र है वहां से मिला है। तामलुक पुरा स्थल से इसकी जानकारी मिली है। बड़ी बटेश्वर से इसकी जानकारी मिली है। महास्थानगढ़ से जानकारी मिली है। और उड़ीसा का जो शिशुपालगढ़ है दोस्तों यहाँ से भी हमको एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। वहीं पर हम दक्षिण भारत में देखें दोस्तों तो जो नागार्जुनी कोंडा का क्षेत्र है वहां से भी इसकी प्राप्ति हुई है। और अमरावती जैसे पुरास्थल दोस्तों, इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमको एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। और ऐसे पुरास्थल यदि हम देखें दोस्तों तो लगभग 1500 ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमको इसकी प्राप्ति प्राप्त होती है। अब दोस्तों सॉरी दोस्तों के सिन्हा का आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद हैं, बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, जिन्होंने श्रावस्ती का उत्खनन किया था। और दोस्तों जब ये श्रावस्ती का उत्खनन कर रहे थे तो दोस्तों इनको यहाँ पर एनबीपीडब्ल्यू के काफी अच्छे खासे प्रमाण मिले थे, जिससे ये प्राप्त होता दोस्तों कि ये जो पुरास्थल है यहाँ पर एनबीपीडब्ल्यू का प्रचलन काफी अच्छा था। साथ में दोस्तों इलाहाबाद के दोस्तों जो श्रृंगवेरपुर है यहाँ से भी एनबीपीडब्ल्यू के संबंध दोस्तों जो ताप संदीप्तक जिसको हम लोग उष्मा दीप्ति कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मोलिमेंसिस मेथड कहते हैं डेटिंग का, उसकी तिथि दोस्तों यहाँ से निकली हुई है। और दोस्तों मथुरा और वाराणसी के हेतिमपुर से दोस्तों इसके संबंध में हमको रेडियो कार्बन की तिथियां भी प्राप्त हुई हैं। अब देखिए दोस्तों मैं बार बार एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो मृदभांड होते हैं, जो पोट्रीज होती हैं, इनकी डेटिंग किस आधार पे की जाती है। तो दोस्तों देखिए जब यदि कोई ऐसा बर्तन है जो कि पकाए गए हैं तो पकाए गए बर्तनों की जो दोस्तों डेटिंग होती है वो थर्मोल्यूमेंसिस मेथड लोग यूज करते हैं वहां पे, क्योंकि थर्मोल्यूमेंसिस मेथड जो होता है वो
कोई यदि वस्तु ताप में ऊष्मा में पकाया गया है तो वो उसके आधार पर उसकी डेटिंग को बताता है। और मृत भांडों की दोस्तों वो जो डेटिंग है अधिकांशतः थर्मोलिमेंसिस मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा संदीप्ति, ताप संदीप्ति या फिर ऊष्मा दीप्ति, उसके आधार पर की जाती है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात का जो भरूच का क्षेत्र है, नागल का क्षेत्र है, प्रभास पाटन का क्षेत्र है, अमरेली का क्षेत्र है, ये सभी पुरास्थल दोस्तों एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति से जुड़े हुए स्थल माने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों यदि हम इनके मृत भांडों की विशेषताओं की तरफ चले दोस्तों, तो इनकी जो रंग होता है, इनका जो चमक होता है, ये बहुत ही दोस्तों शाइनी होते हैं। यदि आपने देखा होगा तो देखा होगा, नहीं देखा है दोस्तों, जब आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे आप चाहे तो फिगर भी देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। दोस्तों ये बहुत चिकना होता है और इनमें से साइन बहुत अच्छी खासी आती है। और ध्यान है दोस्तों कि चिकनाहट इनमें बहुत, मतलब एक विशेष प्रकार की इनमें पॉलिश होती है जो कि इनको चिकनाई प्रदान करती है, चिकनाहट इसके थ्रू हो जाता है और इनमें से बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है दोस्तों। ये इनकी बहुत ही विशेषता है जो कि अन्य जितने भी मृत भांड है उनसे इनको ये अलग बनाती है। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि इन मृत भांडों को पकाने से पूर्व इनमें लौह ऑक्साइड का मिश्रण किया जाता है। दोस्तों लौह ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO2। जी दोस्तों इनका मिश्रण किया जाता था, ऐसे विद्वानों का मानना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये हाई क्लास सोसाइटी के दोस्तों बर्तन थे, तो ये धनी लोगों के बर्तन थे दोस्तों, जिनको हम लोग डिलक्स मृत भांड भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इनका आम जन प्रयोग नहीं करते थे। इसकी पुष्टि ये हाई क्लास सोसाइटी के लोग करते थे उपयोग, आम जन के द्वारा नहीं किया जाता था। इसकी पुष्टि हमको सोनपुर, कुमराहार, बैराट, रोपड़ से जो मिले हुए हमको एनबीपीडब्ल्यू के तांबे की पतली तार या फिर पिन से किलक लगे जोड़े गए जो मृत भांडों की प्राप्ति होती है, उससे पता चलता है कि ये जो मृत भांड है ये हाई क्लास सोसाइटी के द्वारा जो धनी लोग होते थे उनके द्वारा दोस्तों जो है इसका प्रयोग किया जाता था। अब दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनके कथन कहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ अपने अपने विचार दिए हैं, जिनमें दोस्तों व्हीलर का आप सभी ने दोस्तों नाम सुना होगा। व्हीलर ने इन मृत भांडों की तुलना भूमध्य सागरीय मृत भांड, जिसको हम दोस्तों टेरा सेलेगाटा कहते हैं, उससे की है, जो कि सही नहीं है। अब आपको एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो फैक्ट ये है कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि व्हीलर ने एनबीपीडब्ल्यू के मृद भांडों की तुलना किससे की है। तो ध्यान है दोस्तों वो तुलना किससे की है, तो आपको नाम याद रखना है, टेरा सिलेगाटस की है दोस्तों, जो कि भूमध्य सागरीय मृद भांडों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने तुलना की है ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों व्हीलर ने इन मृद भांडों पर पारसिक प्रभाव दिखाया दोस्तों, और मार्शल ने इनको यूनानी मृद भांडों की अनुकृति मात्र मानते हैं। खैर इसके पीछे क्या रीजन है ये अपने आप में यही लोग जानते होंगे। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक तो ये अमृतबाण दोस्तों केवल उत्तर भारत से ही नहीं मिलते, क्योंकि इनकी प्राप्ति दोस्तों हमको उत्तर भारत के अलावा गुजरात जैसे क्षेत्र जिसमें प्रभास पाटन का नाम है उनसे भी इनकी प्राप्ति होती है। हरियाणा का दोस्तों जो राजा कर्ण का किला है वहां से भी इसकी प्राप्ति होती है। दौलतपुर से इसकी प्राप्ति होती है। राजस्थान में बैराट, नूह, जोधपुरा, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, अतरंजी, खेड़ा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बिहार में जो वैशाली एवं पटना के क्षेत्र हैं वहां से भी उसकी प्राप्ति हुई है। वहीं पर महाराष्ट्र के नासिक का क्षेत्र, बहाल का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दोस्तों जो तामलुक का क्षेत्र है और बांग्लादेश के दोस्तों जो पहाड़पुर का क्षेत्र है, इन सभी स्थानों से दोस्तों हमको इनकी प्राप्ति हुई है। साथ में दोस्तों अफगानिस्तान का बैकग्राउंड जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो वहां से भी इसकी प्राप्ति हुई है। पाकिस्तान की दोस्तों तक्षशिला, चरसद्दा और उदयग्राम, दोस्तों ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से भी इनकी प्राप्ति होती है दोस्तों। और नेपाल की तराई में स्थित दोस्तों जो तिलौरा कोट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, यहाँ से भी इसकी प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल में स्थित काशीपुर से भी ये मृदभांड प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों ये ऐसे मृदभांड है दोस्तों कि यह मृदभांड केवल काले रंग के ही नहीं है, बल्कि हमको कई प्रकार के रंगों में ये मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, जिसमें दोस्तों आपके सुनहरे रंग है, गुलाबी रंग है, नीले रंग है, चॉकलेटी रंग है, कई सारे ऐसे कलर हैं दोस्तों जिनमें एनबीपीडब्ल्यू के मृदभांडों की प्राप्ति हमको होती है। यही कारण है दोस्तों कि इस मृद भांडों के नामकरण में दोस्तों जो दो शब्द लगे हैं उन पुरातत्वविदों ने उनके ऊपर
आपत्ति उठाई। हालांकि दोस्तों ये जो मतभेद है बहुत अधिक तर्क संगत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जय नारायण पांडे महोदय के अनुसार एक लंबे समय तक पुराविद इनको दोस्तों एनबीपीडब्ल्यू बुलाते रहे, तो दोस्तों यह शब्द प्रचलन में आ गया और धीरे धीरे दोस्तों ये जो एनबीपीडब्ल्यू है दोस्तों इसका नाम काफी प्रचलित हो गया। अब इसे बदलना थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है। देखिए दोस्तों नाम जो है एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न का दोस्तों मतलब उत्तरी, ब्लैक का मतलब काले परिमार्जित मृद भांड। तो ये जो सबसे पहली चीज इनका जब भी नामकरण किया जाता है दोस्तों तो इसके या तो बनावट पे, क्वालिटी पे या फिर पाए जाने वाले स्थान के नाम पे होता है। तो जो पहली बार जब एनबीपीडब्ल्यू के जो मृद भांड पाए गए थे, ये पाए गए थे दोस्तों आपके उत्तरी एरिया में भारत, इसीलिए इनको उत्तरी कहा गया। और हालांकि काले रंग की पहली प्राप्ति हुई थी इसीलिए इनको काला कहा गया। तो लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च आगे हुआ, चीजें बदलती गई, तो दोस्तों इसीलिए विद्वानों ने इनके नामकरण को लेकर भी चर्चा की और इनको बदलने की पूरी भरपूर प्रयास किया। दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अहिछत्र हो, कौशाम्बी हो, राजगिरी हो, राजगिर, दोस्तों इन सभी संस्कृति दोस्तों हमको रक्षा, प्राचीर और परिखा का साक्ष्य मिलता है। और दोस्तों ये जो एनबीपीडब्ल्यू का काल है दोस्तों, इस इन कालों से दोस्तों हमको मृत्तिका वलय कूप, जिसको हम दोस्तों टेराकोटा रिंगबेल्स बोलते हैं, इनके निर्माण के साक्ष्य दोस्तों हमको रोपण से दिल्ली के पुराने किले से मिले हुए हैं। अब आपको ये जो फैक्ट है एकदम ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई, कि जो रोपड़ का क्षेत्र है और दोस्तों जो दिल्ली का पुराना किला वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहां से हमको एनबीपीडब्ल्यू काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके प्रमाण प्राप्त हुए एनबीपीडब्ल्यू काल के, तो मृत्तिका वलय कूप के, मृत्तिका वलय कूप के दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा रिंग वेल्स। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि एनबीपीडब्ल्यू से संबंधित जो फैक्ट हैं आपने समझा, जाना और उसको देखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है, जो फैक्ट है एनबीपीडब्ल्यू से संबंधित, ये आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। कल की क्लास में दोस्तों जब आगे चर्चा करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्टाइन मृद भांड के ऊपर। दोस्तों फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो दोस्तों यदि आपको काम लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे मृद भांडों के बारे में, जो कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए और आर्कियोलॉजी एकेडमिक के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने दोस्तों पिछले जो भी वीडियोस हैं उसमें दोस्तों हमने आपसे बहुत सारे मृद भांडों की चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों आपसे बीआरडब्ल्यू, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू जैसे मृद भांडों की डिटेल में चर्चा की कि उनका निर्माण का तकनीक क्या है, वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने एक एक करके की है। उसी के आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग अगले जो मृद भांड का प्रकार जिसको हम लोग ऑर्टाइन मृद भांड कहते हैं उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं दोस्तों। और एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल दोस्तों जो आपको आर्कियोलॉजी समेत सभी प्रकार के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और हर एक नोट्स और आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्टाइन मृद भांड की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों ये जो मृद भांड है ये विशेष प्रकार का मृद भांड है, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये भारत में व्यापार को दर्शाता है। मतलब ये बताता है कि भारत का व्यापार अन्य देशों से था। भारत जो है यह केवल और केवल अपने तक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यापार के माध्यम से अन्य दूसरे देशों के भी संपर्क में था और भारत का व्यापार अन्य दूसरे क्षेत्रों से भी होता रहा। इसकी प्राप्ति इसी मृद भांडों से होती है। खासकर जो व्यापार का संपर्क है हमको रोम से दिखाई देता है, तो इसी की जानकारी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों कि जो ऑर्टाइन मृद भांड की चर्चा हम कर रहे हैं, भारत में दोस्तों इनकी प्राप्ति दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हमको दिखाई देती। कहां पर दोस्तों? दक्षिण भारत के क्षेत्र दिखाई देती दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों इनकी जो प्राप्ति दक्षिण भारत में हुई, कहां पर हुई है दोस्तों? इनकी प्राप्ति हुई है दक्षिण भारत के अरिकामेडु, जो दोस्तों
क्षेत्र है वहां पर हुई दोस्तों। और ये अरिकामेडु क्षेत्र दोस्तों पौंडीचेरी के जिंजी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। अरिकामेडु ये इतना इंपॉर्टेंट पुरास्थल दोस्तों कि पूछिए मत। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका यही प्रश्न बन जाएगा कि ओरेटाइन मृदभांड की प्राप्ति कहां से होती है, अरिकामेडु से होती है। अरिकामेडु पुरास्थल कहां पर स्थित है, पौंडीचेरी में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, जिंजी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो मृदभांड है, इन मृदभांडों से हमको भारत एवं रोम के बीच जो है दोस्तों संगम युग में होने वाले व्यापार की पुष्टि होती है, व्यापार की जानकारी होती है। ये जो मृदभांड हमको दोस्तों मिले हैं, इसमें इटली के एरेजो में इन मृदभांडों को बनाया जाता था और इन पर निर्माता के नाम कह लें या फिर मालिक के नाम कह लें, उनका नाम भी हमको अंकित हुआ मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो मृदभांड है ये रोम के बने हुए मृदभांड हैं, ये उनके व्यापार को दर्शाते हैं। अब ये जो मृदभांड, अल्टाइन मृदभांड हम जो बोल रहे हैं, जिनकी प्राप्ति हमको इस अरिकामेडु क्षेत्र से हो रही है, तो हम यदि हम इनके मृदभांडों को क्लासिफिकेशन के रूप में बांटें, इनका वर्गीकरण करें, तो हमको 3 प्रकार के मृदभांडों की चर्चा हमको दिखाई देती है। जिसमें सबसे पहले मृदभांड को हम लोग बोलेंगे एरेटाइन मृदभांड, दूसरा एम्फोरे मृदभांड और चौथा चक्रांकित कह लें या फिर रोलेटेड मृदभांड बोले, इस रूप में जानते हैं। अब आप में किसी न किसी, यदि आपने तैयारी किया होगा, किसी न किसी पेपर में इसका जिक्र हर दूसरे साल जरूर सुना होगा कि जो एम्फोरा मृदभांड है इनकी प्राप्ति भारत में कहां पर हुई है, एरेटाइन मृदभांडों की प्राप्ति कहां पर हुई है, फिर रोलेटेड वेयर की प्राप्ति कहां से हुई है। तो दोस्तों चाहे एरेटाइन वेयर कह लें, एम्फोरा वेयर कह लें या फिर आपका चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर कह लें, ये कहां से पाए गए। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं एरेटाइन मृदभांड के ऊपर कि दोस्तों ये जो एरेटाइन मृदभांड है, सबसे पहले तो ये लाल रंग के चमकीले मृदभांड होते हैं, जो कि इनकी विशेषता है। और दोस्तों हम लोग इसको टेरा सिलिगाटा मृदभांड के रूप में भी जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा मृदभांड है जिसको हम लोग टेरा सिलिगाटा मृदभांड के रूप में भी जानते हैं। ध्यान है दोस्तों, वो आपका एरेटाइन मृदभांड है। वहीं पर यदि हम एम्फोरे मृदभांड की चर्चा करें दोस्तों, तो जो एम्फोरे मृदभांड है ये 2 हत्थे वाला जार था, जो कि मदिरा पात्र के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप बना दो चीजों तो आप शायद समझ भी जाएं, कुछ इस प्रकार का था। और इस पे दोस्तों 2 हैंडल लगा होता है, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि ये जो था मृदभांड, इसमें मदिरा भरकर इसका आयात निर्यात किया जाता था, जिसके दोनों किनारों पर 2 बड़े बड़े जो है ये हत्थे लगे होते थे। और ये एक प्रकार का विशिष्ट जार होता था, जिसमें जो मदिरा है इसकी जो व्यापार है इसका किया जाता था। ये जो एम्फोरे मृदभांड है ये केवल अरिकामेडु तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसकी प्रमाण हमको, इस प्रकार के मृदभांडों के प्रमाण हमको नेवासा के क्षेत्र से, तक्षशिला के क्षेत्र से, उज्जैन के क्षेत्र से, जुन्नार के क्षेत्र से, द्वारका के क्षेत्र से और नागदा जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से हमको एम्फोरे के प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रहे, न केवल अरिकामेडु क्षेत्र अपितु हमको नेवासा, तक्षशिला, उज्जैन, जुन्नार, द्वारका और नागदा से भी हमको ऐसे एम्फोरों की प्राप्ति हो चुकी है, जिनके दोनों किनारों पर हत्थे की जानकारी मिलती है। अब अंतिम चलते हैं, अंतिम प्रकार का जो मृदभांड है जिसको हम लोग चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर कहते हैं, रोलेटेड मृदभांड कहते हैं। इनकी प्राप्ति दोस्तों हमको अमरावती के क्षेत्र से, चंद्रवली के क्षेत्र से। अब ये बताइएगा हम कमेंट बॉक्स में कि भाई चंद्रवली जो मृदभांड है इसकी प्राप्ति कहां से हुई है, सॉरी चंद्रवली जो क्षेत्र है ये कहां पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों चाहे अमरावती हो, चाहे चंद्रवली हो, कोल्हापुर हो, मास्की हो या फिर शिशुपालगढ़ हो दोस्तों, इन सभी पुरास्थलों से हमको ये जो चक्रांकित या फिर रोलेटेड मृदभांड है इनकी प्राप्ति हमको यहाँ से होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से जाना ये जो आपके मृदभांड है और टाइन मृदभांड, ये एक व्यापार को दर्शाते हैं। किनके व्यापार को, तो भारत और रोम के व्यापार को दर्शाते हैं। कहां से इनकी प्राप्ति हुई है, तो अरिकामेडु जो कि पौंडीचेरी के जिंजी नदी के तट पर स्थित है, वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। इनकी विशिष्टता क्या है भाई, ये एक विशेष प्रकार के बर्तन है जिनपे की मालिक और उनके निर्माताओं के नाम लिखे हुए, और ये रोमन विधि में बनाए गए हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं। उनके हम बांटे तो 3 प्रकार बांट सकते हैं, एरेटाइन, एम्फोरा और चक्रांकित मृदभांड, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। एरेटाइन जो है लाल रंग के होते थे और इनको टेरिसिलिगाटा मृदभांड भी कहते हैं। एम्फोरा जो होता था ये आपका 2 हत्थे वाला जार होता है, जिसमें मदिरा का क्या किया जाता था, आपका मदिरा का
वितरण किया जाता था, मदिरा का व्यापार किया जाता था। और तीसरा है चक्रांकित मृदभांड, जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपने समझ लिया होगा, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी दोस्तों यहीं से बनेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से नहीं बनेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके दोस्तों ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।